तो कल हम लोग अक्षांश और देशांतर देख रहे थे। इस दोनों का काम क्या है? पृथ्वी का मानचित्र बनाना या पृथ्वी के किस भाग में क्या है क्या नहीं है इसका पता लगाना। हम जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ये भी पता करते हैं, किसके आधार पर करते हैं? अक्षांश और देशांतर के रेखा पे। तो कल जो हम लोग देखे थे, ये मान चलिए इसको हम लोग ग्लोब मान लेते हैं, यानी पृथ्वी। तो आपको पता है ये कौन सा है, कौन सा ध्रुव है, यानी पैसे से पृथ्वी मान लेते हैं। और पृथ्वी को जो इस तरह जो रेखाएं काटती है उस रेखा को क्या कहते हैं? यानी ये कौन सी रेखाएं होती है? ये इस टाइप की रेखाएं होती है। अरे ये है अक्षांश रेखाएं। ये क्या है? अक्षांश रेखा। जो क्षैतिज रूप से काटती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, यानी पृथ्वी क्षैतिज मतलब क्या? ऐसे जो रेखाएं उसे कहते हैं अक्षांश, और ऐसे जो रेखाएं हैं उसे कहते हैं देशांतर। तो पृथ्वी को जो है जो क्षैतिज रेखाएं कोई काटती है, ये काल्पनिक रेखा है, रियल में कोई ऐसी रेखा नहीं है। बस हम लोग क्या करते हैं, कल्पना कर लेते हैं पता करने के लिए। तो ये जो काल्पनिक रेखा है इसे कहते हैं अक्षांश। और जो सबसे बीच में है 0 डिग्री पे उसे क्या कहते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यानी ये पृथ्वी को ये अक्षांश जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, 2 बराबर भागों में बांटती है। हाँ ठीक, 2 बराबर भागों में बांटती है ये विषुवत रेखा। इसे कहते हैं भूमध्य रेखा, यानी भूमि के मध्य रेखा। इसके ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों कहते हैं? गोला है ना, गोला का आधा। और इसके नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। यानी इस विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो उत्तर कहलाता है और नीचे दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और ये जो सबसे ऊपर है ये है उत्तरी ध्रुव, और जो सबसे नीचे है दक्षिणी ध्रुव। यानी अक्षांश रेखा से भी उत्तर दक्षिण का पता चलता है। ठीक है, और जो विषुवत रेखा है वो एक अक्षांश रेखा है जो पूरी तरह से पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। उसके ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा जो टोटल जो है अक्षांशों की संख्या कितनी है? अक्षांश रेखाओं की संख्या 179। क्यों? क्योंकि ये भी एक अक्षांश है 0, लेकिन यहाँ 2 बिंदु के कारण इसको रेखा नहीं कह सकते, कि बिंदु रेखा होने के लिए कम से कम 2 बिंदु होना चाहिए, एक बिंदु को रेखा नहीं माना जाता है। तो टोटल अक्षांश कहे तो 181, और अक्षांश रेखाएं कहे तो 179। कई रेखाएं हैं, यानी इस रेखा को क्या कहते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ को रेखा, 66.5 डिग्री आर्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री को उत्तरी ध्रुव। 23.5 डिग्री साउथ को क्या कहते हैं? मकर रेखा। 66.5 डिग्री साउथ को अंटार्कटिक। ठीक है, ये लोग आप देख चुके थे। अच्छा ये बताइए, भारत का कौन कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित है? देखिए, जब भी आप या तो इधर से चलिए या उधर से चलिए। इधर चलते तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे कम? और किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा पे है? झारखंड। यहाँ तक हम लोग देखे थे, है कि नहीं? अब कुछ पॉइंट है जो हम लोग देखने, ठीक है, मकर रेखा पे कौन से देश है और जो है विषुवत रेखा पे कौन से देश है। हमने कर्क रेखा पे देश देख लिया है और कर्क रेखा पे भारत के राज्यों को भी देख लिया है। तो याद रखिएगा, मकर रेखा हो या विषुवत रेखा, ये भारत से होकर नहीं गुजरता है। यानी जब आप लोग देखिएगा भारत का नक्शा देखिएगा, तो चलिए अगर ये भूमध्य रेखा मान लेते हैं, ये क्या है?
भूमध्य रेखा, तो भारत का जो डिजाइन है वो कितना है, वो 8 डिग्री से है, यानी इससे नीचे है भूमध्य रेखा। और कर्क रेखा जो है इसके ऐसे 20 से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और मकर रेखा कहाँ है, नीचे है। तो याद रखिएगा तीनों रेखा में केवल कर्क रेखा ही जो भारत से होकर गुजरती है, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा जो से ऊपर है ये, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दोनों रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती। हम लोग जब भारत का भूगोल देखें तब देखें कहाँ से कि 8 डिग्री, यानी ये 8 लाइनें जो अक्षांश रेखा है वहाँ से ऊपर है, ठीक है, 8 डिग्री। डिग्री मतलब 1 डिग्री पे 1 लाइन समझ लीजिए, उस हिसाब से। तो इसीलिए याद रखिएगा भूमध्य रेखा और मकर रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। तो भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गेबोन, कांगो, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, साओ टोमा और प्रिंसिया। देखिए याद करें, सिंपल तरीका समझिएगा। अभी पहले इसको देख फिर हम समझाते हैं। इसमें जो कांगो नदी है अफ्रीका में, वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो मकर रेखा भी है उसको लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। तो ये भी याद रखिएगा, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और इस पे वो देश कौन, लिम्पोपो, ये लिख लीजिएगा दक्षिण अफ्रीका में, ये नदी है दक्षिण अफ्रीका में। कांगो देश ही है। अभी देखिए ना ये कांगो जो देश है, कांगो नदी कांगो देश में ही है। इसी को जायरे नदी भी कहते हैं। उत्तरी अफ्रीका नहीं, अफ्रीका, अफ्रीका में। देखिए सिंपल सी बात है, जब आप लोग देखिएगा, आप लोग अच्छा ये पता है ना कितने महाद्वीप है, कौन कौन से बताइए तो? एशिया, यूरोप, एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो देखिए यूरोप से कोई रेखा इस टाइप कोई नहीं गुजरती है। तो यार जब अनुमान लगाइएगा तो यूरोप का जितना भी देश होगा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, इस सबसे कोई रेखा, ये तीनों से कोई रेखा नहीं गुजरती है। उत्तरी अमेरिका में से केवल जो है जो कर्क रेखा मैक्सिको से गुजरती थी, है कि नहीं, यानी अमेरिका से कोई तीनों में रेखा नहीं गुजरती है। और याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या गुजरती है, मकर रेखा। तो ये सब याद कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, बार बार पढ़िएगा ना, अभी आपको ध्यान नहीं आएगा, जैसे आप यूरोप पर पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी बस याद रखिएगा, आपको याद क्या क्या रखना है, याद रखना है जो भारत से कौन कौन सी रेखा गुजरती है। ये बाकी देशों से गुजरने के आपको ध्यान जल्दी याद भी नहीं रहेगा। बस हाँ, अगर यूरोप का, अफ्रीका का या ऑस्ट्रेलिया का कोई देश रहा तो आप अनुमान लगा सकते हैं ये तीनों से होकर गुजरता नहीं है, ठीक है। बाकी तो आप लगा सकते हैं। आपसे उस हिसाब से सवाल पूछेगा नहीं, पूछेगा भारत से जोड़ करके। तो बिहार के एग्जाम में अगर 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से है तो समझिए 15 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन आपको भारत के भूगोल से रहता है, ठीक है। 2 या 3 क्वेश्चन विश्व के भूगोल से रहेगा। तो ये सब सवाल ज़्यादा पढ़ने नहीं, बस फिर भी याद रखने के लिए, अगर आप लोग को याद रह जाता है तो अच्छी बात है कि नहीं। बाकी इस टेंशन में नहीं रहिएगा। हाँ बस ये जरूर याद रखिएगा, जो नोट कर रखा है, कांगो नदी 2 बार काटती है और लिम्पोपो, ये तो याद रह सकता है ना। ये सब बहुत कम ही लोगों को याद रहता है, लेकिन फिर भी बस इतना ध्यान रखिएगा, मकर रेखा विषुवत रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती, केवल कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा पर जो राज है उसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा और ये याद रखिएगा। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, जो इतना याद नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसी चीज़ है जो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बेकार तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंस भी नहीं है। अगर आप वो भूल भी गए तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अक्षांश रेखा। अब आते हैं हम लोग देशांतर रेखा पर। आपको पता है अक्षांश रेखा जो क्षैतिज होता है और देशांतर रेखा या तो ऊर्ध्वाधर कहिए या लंबवत कहिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए इसको हम लोग पृथ्वी मान लेते हैं।
विषुवत रेखा तो आप जानते थे इस टाइप से होता था, ये अक्षांश रेखा है। अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा विषुवत रेखा कौन सा है, ये अक्षांश रेखा कौन सा है, विषुवत रेखा, और सबसे छोटा उत्तरी ध्रुव। ये भी आप लिख ही लीजिए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, नोट करके लिख लीजिएगा। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है, नोट करके लिखिएगा। सबसे बड़ा अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। कि जैसे जैसे उत्तर या दक्षिण जाइएगा रेखा छोटा होता जाएगा ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो पता था, विषुवत रेखा के ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध। तो अब जो रेखाएं हैं यानी इस तरह से, चलिए इसको उत्तरी ध्रुव मान लेते हैं और इसको दक्षिणी ध्रुव। तारबूज की तरह लगता है ना ये, या बास्केटबॉल। इस तरह की जो रेखाएं होती है यानी लंबवत रेखाएं जो होती है और अर्धवृत्ताकार, तो ये रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। और ये जो होता है ऐसे चलता था क्षैतिज, वो अक्षांश। क्लियर है। वैसे भी कोई आप प्रतिबिंब या कोई चीज़ बनाते हैं उसका भी होता है ना, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम ही देखा जाता है, जैसे क्षैतिज और ध्रुवाधर भाग देखा जाता है। तो इस तरह की रेखाएं होती है, लंबवत रेखाएं होती है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है, उस रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ठीक है। और जो ऐसे रेखाएं जाती थी उसे क्या कहते थे, रेखा। अब देखिए अक्षांश रेखा से हम लोग उत्तर दक्षिण का पता चलता था ना, अब इसी का एक और फिगर बना लेते हैं। चलिए ठीक है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। एक रेखा ऐसे कर देते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। क्या मान लेंगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा। अब देखिए ये इस तरह से पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है और विषुवत रेखा इस तरह काटता था, यानी विषुवत रेखा जो था जो इस तरह पृथ्वी को 2 भाग में बांटता था और 0 डिग्री देशांतर रेखा इस तरह पृथ्वी को 2 भाग में बांटता है। विषुवत रेखा के इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते थे और नीचे के भाग को, लेकिन यहाँ क्या है, इसके इधर के भाग को कहेंगे पूर्वी गोलार्ध और इसके इधर के भाग को क्या कहेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। तो देखिए इससे जो है देशांतर रेखा से हमको पूरब पश्चिम का पता चल जाता है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ का पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पता हो तो आपको पता करना आसान है कि नहीं। अगर आप ही को कह दिया जाएगा, अगर आपसे हमसे पूछिए जैसे रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो हम कह देंगे यहाँ से 2 किलोमीटर जो है दक्षिण की तरफ है, तो आप आसानी से जा सकते हैं, है कि नहीं। या ये कह देंगे यहाँ से सुपौल 20 किलोमीटर उत्तर की तरफ है, तो दिशा अगर आपको पता होगा तब तो आप आसानी से जा सकते हैं ना। खाली इतना कह देंगे सुपौल यहाँ से 20 किलोमीटर है, तो आप किधर जाइएगा, किधर भी जा सकते हैं। तो दिशा जब तक पता नहीं होता है तब तक आप पता नहीं कर सकते स्थान का। तो ये जो था इस हिसाब से, तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये क्या कहता है, ग्लोब को 2 भागों में बांटता है लंबवत, और इसके इधर वाले भाग को, इसको बायां कहेंगे कि दायां कहेंगे, ऐसे नहीं, हम लोग जब भी देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं। अब बताइए किधर होगा, दाएं भाग। आप ऐसे उसको इस हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं चलिए, आप कैसे उसको देख रहे हैं उसके हिसाब से चला जाता है। तो ये ऐसे देखते हैं तो इधर वाले भाग को दायां कहेंगे, इधर वाले भाग को बायां। तो कहने वाला 0 डिग्री से अगर दाएं जाते हैं तो पूर्वी गोलार्ध और बाएं जाते हैं तो पश्चिमी गोलार्ध। क्लियर है। अब ये जो रेखा है 0 डिग्री जो रेखा है देशांतर रेखा, ये एक जगह से गुजरती है जिसका नाम है ग्रीनविच।
इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरता है। कहिएगा सर बीच में तो और तब शहर होगा ना, तो बीच में और कोई शहर नहीं है। तो जब आप यूरोप का नक्शा देखिएगा ना ऐसे करके, तो ये यूरोप का नक्शा होगा, तो इंग्लैंड थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है और अफ्रीका भी इसके इधर ही निकल जाएगा, इसीलिए केवल एक ही से होकर गुजरता है, बाकी दूसरा देश के नहीं गुजरता है। तो याद रखिएगा, हाँ देश से गुजरेगा, लेकिन मेन रेखा जिसको माना गया है ये 0 डिग्री कई देशों से गुजरेगा, लेकिन मेन कहाँ से होगा? ये अफ्रीका से भी होकर गुजरता है। अभी हम दिखाएंगे कौन कौन से देश गुजरता है। तो ग्रीनविच रेखा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई कहीं भी मापने के लिए कोई ठोस जगह होना चाहिए नहीं। अगर हम आपसे कहें यहाँ से पटना 243 किलोमीटर दूर है, कहाँ से, किस जगह से? सहरसा तो बहुत बड़ा है ना, तब कैसे पता कीजिएगा? अभी आप मोबाइल में सर्च मारिए सहरसा से पटना की दूरी, सर्च मारिए तो कितना दिखा रहा है? सहरसा से पटना की दूरी कितना है? देखिए सहरसा टू पटना डिस्टेंस ऐसे डाल दीजिए 254, लेकिन ये कहाँ से नापे? हाँ जंक्शन से नहीं नापे, बताइए कहाँ से मापे? बता पाइएगा कहाँ से मापे? अच्छा भैया सहरसा में 0 माइल कहाँ है? सौर बाजार। तो हर शहर का एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं जहाँ से नापेंगे, तो 0 माइल यानी 0 माइल 0 दूरी है। तो वहाँ से पटना की 0 माइल का दूरी है 214 किलोमीटर। उस तरह भागलपुर का भी 0 माइल होगा, पूर्णिया का भी 0 माइल होगा, हर जगह का 0 माइल होता है, ताकि कहीं पे एक आधार मानिएगा कि नहीं, है कि नहीं? तो वो जो 0 माइल होता है वहाँ से सारा दूरी मापा जाता है। 0 माइल को हम लोग 0 मान के चलते हैं, है कि नहीं? आप अगर सुपौल का भी दूरी देखिएगा आपको 40 किलोमीटर दिखा देता है, तो वो सिर्फ सहरसा नहीं, वो सौर बाजार तक का दूरी, सौर बाजार से लेकर सुपौल तक का दूरी माप लेता है वो। आप कहीं भी जाइएगा तो अगर आप सहरसा से आप मधुबनी दीजिएगा तो सहरसा की 0 माइल और मधुबनी की 0 माइल दोनों के बीच की दूरी को आपको दिखा देगा वो, ठीक है? उसी तरह हम लोग क्या करते हैं, तो ये भी जो माप रहे हैं तो कोई आधार तो देना पड़ेगा ना। तो एक ग्रीनविच शहर है, कहाँ पे? इंग्लैंड में, उसी को मानक हम लोग मानते हैं, और उसी के बीच से जो रेखा निकला है उसको हम लोग क्या मानते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से मान के चल रहे हैं। और इसको एक और हम नाम से जानते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा, यानी प्राइम मेरिडियन लाइन। तो याद रखिएगा 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इसी को आधार मान करके हम लोग तय करते हैं। यानी इसके दाहिने वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और बाएं वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह 0 डिग्री विषुवत रेखा के ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को। अब इसको यहाँ देखिए, जैसे मान चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं, ये चीज ये है विषुवत रेखा, और ये मान लेते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है? अब बताइए ये जो पॉइंट है ये किस दिशा में है बताइए? अब यहाँ से कितने दूरी पे होगा? एक चीज और बता देते हैं, याद रखिएगा, कुछ पॉइंट और याद समझिए। ये जो विषुवत रेखा है, अब ये बताइए तो 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पे ज़्यादा होगी कि पोल पे? ज़्यादा दूरी 2 देशांतर रेखाओं के बीच में, क्या विषुवत रेखाओं के बीच ज़्यादा दूरी कहाँ होगी? फिगर में देखिए, हैं? मतलब ये देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी? यहाँ पे कि यहाँ पे? अरे देखिए ये 2 देशांतर रेखा है ना, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं सब तो दूरी कम होती जा रही है, लेकिन जाकर मिल जा रहा है ना पॉइंट पे।
तो आप बताइए दो देशांतर के बीच सबसे ज़्यादा दूरी कहाँ होगी, विषुवत रेखा पे कि ध्रुव पे? भाई यहाँ देखिए कितना दूरी है, यहाँ कितना है, जाके मिल गया ना। तो विषुवत रेखा पे जो दो देशांतर के बीच की दूरी होती है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर। और जैसे जैसे जाते हैं धीरे धीरे सब जाके एक बिंदु पे मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर दो देशांतर के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है यानी 111 किलोमीटर, और जैसे जैसे हम लोग उत्तर या दक्षिण जाते हैं तो दूरी घटती जाती है। एक पॉइंट ये है। और एक पॉइंट, अगर इस देशांतर से हम लोग इधर जाते हैं, पूरब की तरफ जाते हैं, तो एक देशांतर बढ़ने पर यानी 1 डिग्री बढ़ने पर कितना मिनट बढ़ जाता है, 1 डिग्री बराबर यानी 4 मिनट। अगर इधर पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा या घटेगा, 4 मिनट बढ़ता है। और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 4 मिनट घटता है। ये बताएंगे क्यों घटता है, पहले ऐसे समझिए, 2 चीज पॉइंट रखिए। सबसे पहला पॉइंट, देशांतर रेखा एक लंबवत रेखा है कि नहीं, और इसमें जो 0 डिग्री जो है देशांतर रेखा उसी को आधार माना गया है कि 0 ही आधार होता है ना, उसके बाद ही काउंट होगा ना। जो ग्रीनविच शहर से गुजरती है इसलिए ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। दो देशांतर के बीच जो है विषुवत रेखा के पास सबसे अधिकतम दूरी होती है जो कितना है, 111 किलोमीटर। और धीरे धीरे ऊपर या नीचे जाते हैं तो एक जगह जाके शून्य हो जाएगा कि सब जा करके मिल जाता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती थी, वो सभी जगह एक जैसा ही रहेगा, क्योंकि देखिए वो मिलता नहीं था ना। देखिए इसी हिसाब से देखिए अक्षांश रेखा ये समानांतर चलती थी, ये कहीं मिल नहीं रहा है, कहीं मिल रहा है नहीं मिला, इसे दूरी बराबर होते जा रहा था ना, ये कहीं मिल नहीं रहा है, इसलिए उसमें हम ये नहीं बताया था धीरे धीरे कम हो जाएगा, लेकिन इसमें कम होता है। और क्या होता है, 1 डिग्री जो रेखा होता है इसमें 4 मिनट का अंतर होता है, हम लोग 4 मिनट मान के चलते हैं, ठीक है। इतना तक आप लोग पहले समझिए, फिर बताएंगे इसके आगे का बात, ठीक है। गोलोक पर देशांतर रेखा हम लोग क्या देखे, एक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है जिसको आधार मान करके इधर वाले भाग को यानी दाहिने वाले भाग को हम लोग पूर्वी गोलार्ध कहते थे और बाएं वाले भाग को, ठीक। आप इस गोलोक के पीछे जाइएगा तो एक रेखा है जिसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा, यानी ये 0 इधर का है और इसके पीछे 180 डिग्री रेखा है, तो जिसको क्या कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा है। और इसको हम लोग एक और नाम जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और इसे 180 डिग्री रेखा पे हम लोग क्या करते हैं, डेट निकालते हैं, तिथि का निर्धारण करते हैं। और वो जो अभी बताएंगे समय का निर्धारण कैसा, तो अभी हम बताएंगे। तो याद रखिएगा ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ठीक पीछे जिसके है वो क्या है, 180 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम लोग किस नाम जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कि समय निकालने, क्या तिथि निकालने, डेट निकालने के लिए इसी रेखा का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपसे सवाल है, तो कुल कितने जो है देशांतर रेखाएं होंगे, निकालिए। ये 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री है, तो टोटल ग्लोब पे कितने देशांतर रेखाएं होंगे बताइए, जोड़िए। 360 कैसे, क्योंकि एक तरफ 180 इधर होगा, एक तरफ 180 इधर होगा, कितना हो गया, एक साथ 0 डिग्री कहाँ हो गया, कितने होंगे बताइए, 360 कैसे, 180 को भी 2 बार नहीं जोड़ सकते, उसको 2 बार जोड़ देंगे, 180 भी तो एक ही बार है ना। हाँ तो 180 एक बार हुआ, ठीक है। देखिए कैसे जोड़ा जाता है, 180 से जाते जाते 179 होगा इधर, 180 को छोड़ दीजिए, 0 को छोड़ दीजिए, तो 179 इधर हुआ और 179 तब 180 होगा वहाँ पे, 179 कितना हो गया, 358। एक 0 डिग्री हो गया, कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया उधर, है कि नहीं।
तो कुल कितने हैं देशांतर रेखाएं? कुल देशांतर रेखाएं 360। देखिए यहाँ कोई देशांतर रेखा शून्य के जैसा नहीं है, सब रेखा ही है। याद रखिएगा, अक्षांश रेखा 179, अक्षांश 181 और देशांतर रेखाएं 360। ठीक है, क्लियर है यह चीज? अब देखिए ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये तिथि निकालने के काम आता है, लेकिन तिथि निकालने से पहले आपको समय निकालना पड़ेगा ना। तो देखिए जैसे ही हम लोग बढ़ते जाते हैं इधर, तो देखिए एक जो है डिग्री यहाँ 0 से 1 पे जाएंगे तो इसमें कितना मिनट समय लगता है? 4 मिनट। यानी 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। लेकिन इसके इधर जाते हैं तो 4 मिनट जोड़ दिया जाता है पूर्व की ओर जाने पे, और पश्चिम में जाने पे 4 मिनट घटा दिया जाता है 1 डिग्री। ऐसा क्यों बताइए? चलिए एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। ये 0 डिग्री है देशांतर, ये है 5 डिग्री ईस्ट, इधर ईस्ट होगा ना, इसको ईस्ट दिखाते हैं। ये हो गया 5 डिग्री वेस्ट। तो आप हमें बताइए, अभी यहाँ पे 12 बज रहा है, 12 बजे का सुबह हो रहा है, तो यहाँ कितना बजेगा? 5 डिग्री ईस्ट पे और 5 डिग्री नॉर्थ पे कितना बजेगा? 12:48 बजेगा ईस्ट में। 12:48? 12:20 इधर बजेगा, इधर 11:40। ऐसा क्यों? पूरा में 4 डिग्री बढ़ जाता, 4 मिनट बढ़ जाते हैं। और पश्चिम में 4 मिनट यानी प्रत्येक 1 डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है, तो पूरब में हम लोग 5 डिग्री चले गए ना, तो कितना बढ़ जाएगा? 12:20। अगर जिस समय अगर 0 डिग्री पे 12 बज रहा हो तो 5 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा? 12:20। और 5 डिग्री वेस्ट पे 11:40। ऐसा क्यों? ये तो चलिए आपको बता दिए ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? एक ये भी कारण है ना, ये तो आप कह दिए सर याद रखिए ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या है, कि जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक फिर रटना हो गया ना। तो सिंपल सा लॉजिक है, सूरज किधर से निकलता है? पूरब से। तो पहले सूरज इधर से निकलता है तो पहले तो यहाँ रोशनी आएगा ना, तो पहले समय तो यहाँ आएगा ना, बाद में रोज जाएगा ना। इसीलिए जब सूरज इधर से, ऐसे सूरज कहीं से निकलता है, सूरज स्थायी है, लेकिन आम भाषा में हम लोग कहते हैं सूरज किधर से निकलता है। भाई एक बार हम पढ़ा रहे थे ऐसे बोल दिए सूरज पूरब से निकलता है, तो एक लड़का बोला सर सूरज निकलता कहाँ? सूरज तो ऐसे ही रहता है। हम लोग आपको समझाने के लिए कह रहे हैं, जो सूरज तो निकलता नहीं है ये भी हम भी जानते हैं, लेकिन आपको जो दिखता है तो क्या दिखता है? पहले पूरब से दिखता है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो गति कर रहा है पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए हमें पहले पूरब में सूरज दिख जाता है। तो पहले इधर से सूरज जो निकलता है पूरब की तरफ से, इसलिए पूर्वी भाग में हम लोग समय बढ़ाते हैं। कि देखिए अब खुद देखिए, अब इधर से जाइएगा तो पहले अरुणाचल प्रदेश में जल्दी सुबह हो जाता है कि नहीं? जैसे से दिल्ली और तब जाइएगा तो लेट से सूर्य उगलेगा और लेट से सूर्य डूबेगा। क्यों? तो जाने में समय लगता है ना, तो 1 मिनट जाने में सूर्य को 1 डिग्री घूमने में सूर्य को 4 मिनट का समय लग जाता है, इसलिए 4 मिनट समय बढ़ता है पूरब की ओर और इधर घटता है पश्चिम की ओर। जैसे देखिए सूरज यहाँ है, अगर सूरज अभी 40 डिग्री ईस्ट पे है तो 41 डिग्री ईस्ट जानते जाते उसको 4 मिनट लग जाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं 1 डिग्री घूमने में उसको कितना मिनट लग जाता है? 4 मिनट। तो अब जाएगा तो धीरे से, पहले तो 40 पे आया ना, फिर तो 39 पे गया ना, तो 41 ईस्ट पे जैसे इधर से जाएंगे, जैसे मान लीजिए 5 पे 11, 12, 20 कह रहे हैं, 4 पे कितना बजेगा उस समय? 12, 15 कितना 12, 16 ऐसे करके जाएगा, फिर जैसे उधर बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए जो सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं पृथ्वी जो घूमता है ना पश्चिम से पूरब की ओर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो 0 डिग्री देशांतर से उत्तर पूरब जाने पर 4 मिनट, 1 डिग्री पर 4 मिनट जोड़ देते हैं, और पश्चिम जाने पर 4 मिनट। कन्फ्यूजन भी है कोई? तो अब सोचिए, तो 1 घंटा
का अंतर करने के कितना डिग्री होना चाहिए? कितना डिग्री पे 1 घंटा का अंतर होगा? 15 डिग्री पे। तो अगर ये मान के चलिए अगर 0 डिग्री पे अभी 12 बज रहा है तो 30 डिग्री ईस्ट पे कितना बजेगा? 30 डिग्री वेस्ट पे 10। सेम इसी तरह आपको निकालना है, ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। तो ये अक्षांश रेखाएं हमें समय निकाल के बताती है, और ये जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखाएं, ये हमें तिथि बताती है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? यानी जैसे से इधर बढ़ते जाएंगे प्रत्येक मिनट पे 4 मिनट बढ़ता जाएगा, और इधर बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक मिनट में 4 मिनट घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण सूर्य पहले पूरब की ओर दिखाई देता है, इसलिए पहले समय को उधर निर्धारण करना पड़ता है। अगर ये नहीं घूमती पृथ्वी तो सब जगह बराबर समय ही रहता, लेकिन ऐसा तो है नहीं। पृथ्वी घूम रही है तो इस तरह घूम रही है तो हमें लगता है कि आज पूरब से सूरज निकल रहा है, लेकिन रियल में क्या होता है, सूरज कहीं नहीं निकलता है, बस पृथ्वी के लग रहा है। जैसे मान लीजिए उसको आप सूरज मान लीजिए, ये पेन है, अब पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो जाहिर सी बात है पहले रोशनी यहाँ पड़ेगा ना, बाद में यहाँ पड़ेगा ना, तो पहले समय यहाँ होगा, पहले समय यहाँ होगा, पहले सुबह यहाँ होगा, बाद में। इसलिए समय को हम लोग घटाते चले जाते इधर घूमते घूमते। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 1 मिनट में 1 डिग्री में 4 मिनट पूरब जाने पर जोड़ते हैं और पश्चिम जाने पर घटाते हैं। और 1 मिनट में 4 याद है तो घंटा तो आराम से निकल जाएगा, 15 मिनट में 1 घंटा है नहीं। अब देखिए ये जो रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये ठीक क्या है, 0 डिग्री उत्तर के बाहर बैठा हुआ। तो ये रेखा जो है कहीं किसी देश से होकर गुजरता नहीं है, तो बीच से गुजार देगा तो एक ही देश में 2 अलग अलग डेट हो जाएगा। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री रेखा है, और जहाँ जहाँ देश आ जाता है तो वहाँ उसको थोड़ा घुमा दिया जाता है कि नहीं। ये सीधा रेखा नहीं है, ये कैसा है, आपको इस तरह करके। क्यों? क्योंकि मान कोई देश इस जगह पर गया तो देश को इधर से ले लिया। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पे कोई देश नहीं है। अब पता चलता कोई देश ऐसा है तो आप इधर अलग दिन हो जाता है, यहाँ अलग दिन है, ऐसे समझिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस तिथि रेखा से अगर पूरब की ओर जाते हैं, किधर जाते हैं, पूरब की ओर, इसमें 1 दिन जोड़ दिया जाता है। क्या दिया जाता है, जोड़ जाता है। और पश्चिम की तरफ जाते हैं तो 1 दिन घटा दिया जाता है। अब ऐसे समझिए, इधर है यूएसए और इधर है जापान। ठीक है, तो यूएसए से जापान जा रहे हैं, इसका मतलब किधर से किधर जा रहे हैं, पूरा सबसे। अगर यहाँ 5, चलिए 5 अभी कौन सा है, 5 अप्रैल जा रहे हैं, तो जैसे इसको क्रॉस करेगा तो इधर कौन सा दिन हो जाएगा, 4, यानी 1 दिन घट गया, ये हो गया 4 अप्रैल। बस ये रेखा गुजरा, दिन समय बदल गया। लेकिन अगर हम जापान से जा रहे हैं यूएसए 10 अप्रैल को, यहाँ से 10 अप्रैल को जा रहे हैं, तो जैसे यहाँ क्रॉस करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, 11 अप्रैल। कारण वही है, सूर्य का घूमना, पृथ्वी का घूमना। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, ये तिथि का निर्धारण करता है। इससे जब तिथि रेखा से पूरब की ओर जाते हैं तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है, और जब पश्चिम से तरफ जाते हैं तो 1 दिन घटा दिया जाता है। क्लियर है? ये क्या था, हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ता है, पूरब की ओर जाने पे जोड़ा जाता है और पश्चिम की ओर जाने पे घटाया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरब से सूर्य हमको पहले दिख जाता है ना, इसीलिए। ठीक है, बोलिए यहाँ तक लिखिए।